आज हम ऐसे साइंटिस्ट से मिलने वाले दोस्तों जिन्होंने पूरी जिंदगी ये मूंगफली के ऊपर बिता दी है। और आज हम है यहाँ पे, ये ग्राउंडनट का ब्रीडिंग यहाँ पे होता है। पिछले 4-5 साल से अपने जी जान लगा के यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारी वैरायटीज उन्होंने बनाई है। अपने पूरे जिंदगी में उन्होंने जो है 65 से ज्यादा वैरायटीज बनाई है। ऐसे हम साइंटिस्ट से मिलने वाले दोस्तों, ऐसा कमाल का वीडियो मूंगफली के ऊपर होने वाला है। जो ग्राउंडनट, पीनट, बहुत अलग अलग नाम है, आपके यहाँ पे क्या नाम से बोलते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग भी हो गया है और हम एकदम सही टाइम पे आए हैं। आप ब्रीडिंग से लेके, प्लांटेशन से लेके, हार्वेस्टिंग से लेके पूरा उत्पादन तक, और इससे ऑयल कितना कैसे निकलता है, उन्होंने क्या क्या काम किया है पूरे अपने जिंदगी में। उनकी उम्र है दोस्तों अभी 76 साल की, और 76 साल में इतना जज्बा अभी भी कायम रखना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी दोस्तों बात है। 50-60 साल के बाद लोग जो है थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है। तो यार प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब नहीं करते भाई, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक किसान और एक साइंटिस्ट मिलके क्या कमाल का करिश्मा कर सकते हैं, उसका एक नज़ारा यहाँ पे आपको कंप्लीटली इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज कंटिन्यू रहिएगा, ये मेरे दिल से आपको दरख्वास्त है, वीडियो को मत छोड़िएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो हमारे इंडियन फार्मर पूरे देश से आपको देख रहे हैं, आपके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए उनको। मेरा नाम है डीएम काले। मैं करीब 58 साल में ये भुईमुख मूंगफली इसमें संशोधन और विस्तार का जो काम कर रहा हूँ, इसमें 41 साल भाभा परमाणु संशोधन केंद्र मुंबई, यहाँ पे मैंने संशोधन का काम किया। उसके पश्चात खाजगी कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी है, उसमें 13 साल काम किया। और अभी मेरा सहकारी किसान मित्र किरण संपतराव यादव जो भोर तालुका में रहते हैं, उनका खेती में लगभग 5 साल से मैं ये मूंगफली संशोधन और उसका विस्तार, जिसको रिसर्च और डेवलपमेंट का मैं काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे किस्म तैयार की है और उसमें से बहुत सारे, एक कम से कम 5-6 वैरायटी हमारे देश में किसान भाई लगाते हैं। इसके पहले हमारे देश में बहुत सारे जो किस्में तैयार हुई है वो समर सीजन में, मतलब जो ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाते हैं, और बहुत ही कम ऐसे किस्म हैं कि जो खरीफ सीजन में, खरीफ ऋतु में लगाए जाते हैं। इसका कारण ये रहता है कि हमारे देश में जो बरसात की जो परिस्थिति है, उसके अनुसार जो किस्म में जो गुणधर्म होने चाहिए, कि जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, और दूसरा वो जो बीज है, बीज में निद्रावस्था होना जरूरी है। ये जो गुणधर्म है, जो बहुत सारे किस्म में उसमें कमियां दिखाई देती हैं। इसीलिए मैंने ये अभी प्रयास चालू रखा है। इसके पहले मैंने जो प्रयोग किया है, इसमें जो तकनीक का जो उपयोग किया है वो है भाभा परमाणु संशोधन केंद्र में रेडिएशन करके उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन ब्रीडिंग कहा जाता है। ये तकनीक का उपयोग करके क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, संकरीकरण, ये टेक्निक का उपयोग करके वैरायटी तैयार किया है। और वही तकनीक का उपयोग करके मैं अभी बहुत सारी ये किस्म तैयार कर रहा हूँ। जी, अभी हम सारी किस्म देखेंगे, मैं आपको सारी जानकारी लूंगा, लेकिन एक बेसिक सवाल है, 76 साल की उम्र में भी कैसे आप इतना कर पा रहे हैं? ये ऐसे है कि आपकी काम करने की लगन होनी चाहिए, और दूसरी है कि आपको अगर सक्सेस मिल जाता है तो वो सक्सेस जारी रखने के लिए, और दूसरा बात यह है, मैं अपना किसान भाई के लिए अगर मैं अच्छा से अच्छा वैरायटी अगर मतलब किस्म दे सकता हूँ, तो ये मुझे एक जो मानसिक समाधान बोलते हैं वो मिल जाता है। और मानसिक समाधान रहने से मेरी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता तंदुरुस्त रह जाती है। ये कारण उसका है। बहुत बहुत थैंक यू। आप ये उम्र में भी हमारे किसानों के लिए आप सोच रहे हैं कि एक नई वैरायटी तैयार करके उनके पास अच्छी पहुंचे, तो बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। जो आपने बनाया है उसके बारे में आगे हम देखते हैं। पहले तो एक सवाल ये है कि हमारे इंडिया में जो है, मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंडनट का जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं मेरे बचपन में देखा था 15 साल पहले कि बहुत होता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ उसके जगह पे ऑल्टरनेटिव सोयाबीन है या शुगर केन है, ये हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो बताइए। अभी ये जो मतलब कोई भी फसल है, उसकी उत्पादकता कितनी है, उसकी उपयुक्तता कितनी है, मतलब उसका कितना इस्तेमाल किया जाता है, कैसा इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर वो निर्भर हो जाता है। अब ये परिस्थिति ये है, हमारे देश में करीब करीब 12 या 13 जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स है वो लगाए जाते हैं। उसमें मूंगफली का महत्व बहुत ज़्यादा है।
हाँ। इसका कारण है मूंगफली में आपको ऑयल मिलता है, हाँ। प्रोटीन यानी प्रोटीन मिलता है हम्म। और कार्बोहाइड्रेट, बराबर। ये तीनों महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स आपको उसमें मिलते हैं। हम्म। और हमारा शरीर अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये तीनों ये मूंगफली में उपलब्ध है। तो इसीलिए, और दूसरा है, आप 100 साल 150 साल पहले से ये मूंगफली हमारे देश में बहुत लगाई जाती थी। हाँ। और जो अच्छे अच्छे तंदुरुस्त के लिए मूंगफली का खाना बहुत अच्छा रहता था। लेकिन अभी वातावरण और दूसरा पानी की उपलब्धता, इसके कारण ये मूंगफली का जितना उत्पादन होना चाहिए, हमारी मांग मतलब जो जनता है वो जनता की जो मांग है उसके अनुसार जो उत्पादन आना चाहिए वो उत्पादन नहीं आता है। और उत्पादन क्यों नहीं आता है ये जानना जरूरी है। ये जानकर इसकी जो रिसर्च वर्क आपने करना चाहिए और वही हम कर रहे हैं। अभी किसान भाई लोग क्या करते हैं कि जो जल्दी तैयार होने वाला और ज़्यादा उत्पादन देने वाला और उसमें ज़्यादा पैसा मिलने वाला फसल लगाई जाते हैं। राइट। तंदुरुस्ती का ख्याल नहीं रखते हैं। ये बात तो है, हर फसल में यही हो रहा है। हाँ, मतलब तंदुरुस्ती का ख्याल रखने जो काम करना चाहिए वो नहीं होता है। पहलवान लोग हमेशा मूंगफली खाते थे, इसका कारण यह है कि तंदुरुस्त अच्छी रहती है। राइट, आपने ये बात सही कहा। लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। बराबर, आपने ये एक चीज सही कही। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताने वाले। पहले हम जेनेरिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि कम क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन आपको आगे इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि इसका प्लांटेशन कैसे करना है, इसको ग्रो कैसे करना है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन पहले हम समझते हैं ये जो ब्रीडिंग फार्म है, यहाँ पे सर आप हमें दिखा सकते हैं कि क्या क्या आपने डेवलपमेंट किया है पूरा डिटेल में। अभी यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए ना, कौन सा, ये उठा लूँ? ये पेरेंट वैरायटी, ये वाली, ये पेरेंट वैरायटीज है। हाँ। कि ये मैंने प्राइवेट कंपनी में जो वैरायटी तैयार किया था वेस्टर्न 66। अच्छा। कि इसकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा। ये अभी मार्केट में मिलती है? नहीं, मार्केट में आ रही है। अच्छा, आ रही है। और ये मतलब समर ऋतु में, मतलब गर्मी में आता है। गर्मी के ऋतु में इसमें ज्यादा लगता है और इसके ज्यादा उत्पादन आता है। खरीफ ऋतु में इसका ये कोई भी वैरायटी हो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती रहती है। वो तो है। और ये ब्रीडिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अच्छा। तो और इसमें है कि इसमें सुधार लाने के लिए जी इसमें उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, इसमें तेल की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, और दूसरे में क्या है कि रोग प्रतिकार क्षमता होना चाहिए, और बीजों में निद्रावस्था आना जरूरी है। और इसी के लिए मैंने ये जो किस्म है, अच्छा, ये वाली, ये कौन सी है? 502 नंबर की ये जो वैरायटी की जिसमें रोग प्रतिकार क्षमता अच्छा है, इसमें तेल की मात्रा ज्यादा है। अच्छा। और तेल की गुणवत्ता अच्छा है, और यही जो गुणधर्म है, कैरेक्टर्स है, ये वो वैरायटी में लाने के लिए मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन किया है, क्रॉसिंग किया है। और ये क्रॉसिंग करके ये सब सारे अभी ये जो है 5वां जनरेशन है। मतलब ये इसका क्रॉस करके फिर ये वाली बनी है? ये सभी मतलब कि एक एक ढाली का, एक एक पौधे का यहाँ पे पूरा अभ्यास किया जाता है, और उसी के अनुसार ये सभी जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे अभी कितने सालों से ये चल रहा है आपका? तो ये मेरा यहाँ 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और तो अभी 5 साल में अभी क्या कंक्लूजन पे आप आए हैं? अभी ये सब ये अभ्यास करने के बाद जनरली क्या होता है कि जब आप क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो दूसरा, तीसरा और चौथा जनरेशन में इसमें सेग्रीगेशन आ जाता है, अलग टाइप आ जाता है। लेकिन जब सत्यप्रत होना चाहिए, पौधे में जितने भी फली है और जो लगाते हैं वो सभी एक शरीर का सत्यप्रत होना चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग होना चाहिए। ट्रू ब्रीडिंग मतलब जो कि है, आप एक पौधे में जो भी फली निकलती है, जितने भी दाने निकलते, वो सभी के सभी उसके कैरेक्टर एक सरीके होने चाहिए, सत्यप्रत होना चाहिए। इसीलिए बार बार हर साल करना पड़ता है। तो हर हाल उसमें जो सत्यप्रत आना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और ये बदलाव जो है क्रॉस ब्रीडिंग में 4था 5वां जनरेशन तक चलता है। तो अभी कंक्लूजन दिखाइए ना मुझे। तो ये कंक्लूजन ये है कि आप अभी यहाँ पे देखते हैं
तो यहाँ पे आपने जो तैयार किया है ये फाइनल बना है और ये भी मार्केट में नहीं है, आपके पास ही है केवल? ये हमारे पास ये है। हाँ। और ये जो न्यूक्लियस सीड है, हाँ। और इसका हमने क्या यील्ड ट्रायल किया था। हाँ। आपको बताने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ये जो TAG24 वैरायटी है कि जो मैंने BRC में तैयार किया था। हाँ। और ये वैरायटी अभी पूरा हिंदुस्तान में एक नेशनल वैरायटी के रूप में और ये एकड़ में कितना उत्पादन आता है TAG24 का? इसका जहाँ तक मतलब किसान के खेती में जो उत्पादन लिया था हमने, तो इसमें गर्मी के सीजन में 25 to 26 क्विंटाल पर एकड़ 26 इतना क्विंटल उत्पादन आता है। आया था। और वही मतलब अलग अलग वैरायटी बनाया, उसमें हमें 30 to 32 क्विंटाल पर एकड़ तक उत्पादन लिया है। और ये वैरायटी पूरे देश में नेशनल वैरायटी होकर इसका TAG24 और मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है 2013 में ये राष्ट्र को समर्पित किया है। बढ़िया है। ये एग्रीकल्चर में एक पहला उदाहरण है। और ये वैरायटी में जो भी कमियां हैं वो निकालने के लिए मैंने अलग अलग आगे ये काम आपने किया है। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए फटाफट से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे TAG24 जिन्होंने बनाई है और पूरे इंडिया में अभी चल रही है, और उसके बाद इन्होंने आगे ब्रीडिंग करके कौन सी वैरायटी बनाई है, वो कैसा उत्पादन देंगे और कैसे प्लांटेशन होगा वो भी हम जानने वाले। ये कौन सी उसके बाद? अच्छा, ये ऐसा प्लांट था इसका? ये TAG24 ओ बाप रे बाप, कितना मूंगफली है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा भर के है ये। अच्छा, ये यही मिट्टी में आपने लगाया था? बस यही खेती का उत्पादन है और जो कल निकाला है। कल ही निकाला और आज हम आ गए दोस्तों वीडियो शूट करने के लिए। ये कौन सा है? SDMK-06। हाँ, यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा किसान दोस्त हैं किरण संपतराव यादव, और इनके खेती में ये सब मूंगफली में लगा मैंने तैयार किए हैं। और ये जो है SDMK-06 मतलब संपतराव, DMK मतलब धमाका। अच्छा। ये वैरायटी मतलब अभी ये इसे तैयार किया है। इसमें भी पूरा का पूरा मूंगफली का जाल एकदम ऐसा खाली कहीं पे स्पेस ही नहीं दिख रहा, और इसकी हाइट भी काफी अच्छी है। तो उसके ब्रीडिंग करने के बाद ये बना यहाँ पे। हाँ, तो ये जो है TAG24 से इसका कम से कम 10-15% मतलब उसको उत्पादन ज्यादा आता है, बढ़ेगा। हाँ, ज्यादा आता है। अच्छा। और इसमें तेल की मात्रा अच्छी है। अच्छा, ये आपने टेस्ट किया है तेल की मात्रा? ये मैंने लेबोरेटरी से टेस्ट किया है। इसका ऑयल मतलब तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, क्या है, ये पूरा इसकी जांच की है। और जांच करने के बाद पता चला है, यील्ड ट्रायल लेने से पता चला है कि TAG24 से 10 से 15% इसका उत्पादन ज़्यादा आता है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा बराबरी में है, कार्बोहाइड्रेट की भी है। और ये आपने इसी प्लांट से मूंगफली पूरा निकाल के रखा है? राइट। ये अलग अलग 4-4 एप्लीकेशन है। अच्छा। कभी भी ट्रायल लेते हैं तो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन जिसको बोलते हैं, RBD बोलते हैं। अच्छा। और उसी में मतलब क्या है कि हमारी जो भूमि है, भूमि में उसपे में जो मूल द्रव्य है, राइट, इसमें फर्क होता है, अलग अलग होती है हर जगह, अलग अलग एक जैसे नहीं होता है। और उसी से पता चलता है कि ये किस्म पहले वाले किस्म से उत्पादन ज्यादा है या बराबरी में है, कम है। और ये अनुमान निकला है कि इसका उत्पादन 10-15% ज्यादा आता है। आगे आइए अब आप। इसके बाद ये है SDMK-10, वही वो संपत धमाका। हाँ। और ये अभी दूसरी वर्ग किस्म तैयार की है। और ये जो मतलब है कि जंबो, और ये दूसरी वैरायटी जो है वेस्टर्न 66, इसके क्रॉस करके अच्छा ये निकला है। अभी इसमें क्या है कि फली की संख्या बराबर में है लेकिन आकार ज्यादा है। इसमें तेल की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी ज्यादा है। ये देख सकते हैं दोस्तों। तो कलर ऐसा ही रहता है या अलग रहता है? कलर अच्छा रहता है। ये मतलब उससे थोड़ा सा पिंकिश कलर आ जाता है। पिंकिश कलर दिख रहा है मुझे, हल्का हल्का। और इसमें इसका भी उत्पादन अभी कम से कम 10-15% TAG24 से ज्यादा आ रहा है। और इसमें 3 दानों की फलियां ज्यादा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, 3 दाना, यानी कि 2 दाना होता है और 3 दाना। ये 3 दाना, ये देखिए फोकस हो रहा है, ठीक है, ये 3 दाना है। अच्छा, 3 दाना फली ज्यादा होने की वजह से उत्पादन बढ़ेगा? हाँ, फली का आकार ज्यादा होने से उत्पादन ज्यादा आ जाएगा। इसके बाद है 45। ये है SDMK-45। हाँ, ये 45 है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये 45 है, ये 46 है, हर एक का कितनी बार आपने किया है? नहीं, ये तो अभी ये हमारा ये खेती में ये पहले बार इसका रेप्लिकेटेड ट्रायल लिया। ये जैसे यहाँ पे मैंने लिया है वैसे मैंने सतारा जिला में जो हमारे किसान भाई है ऐसे 4 या 5 किसान के खेती में इसका रेप्लिकेटेड ट्रायल मैंने लिया हूँ।
एक क्वेश्चन है, आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं तो कोई फंडिंग ले रहे हैं या कुछ कहीं से बातचीत आपकी चल रही है, खुद खुद कुछ से सब नहीं कर है, रहे ये किसान भाई का ही फंडिंग है। ये किसान भाई जो मतलब है कि इनकी खेती है, और ये जो मतलब खेत परवरता का खेती का काम है, पूरा देखभाल वो करते हैं। साइंटिफिक अप्रोच मेरा रहता है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ये जो है हमारे किसान भाई का है। मुझे लगता है आगे चल के बिजनेस अप्रोच भी रखिए आप, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है यार, इतने मेहनत करके 4-5 साल लगा के एक अच्छी ब्रीड तैयार हो रही है, और वो तो बिजनेस भी बनना चाहिए। तो प्लीज आप इस वीडियो को ना हर जगह पे शेयर कीजिए, जो हमारे पॉलिसी मेकर से या जहाँ पे बीज बनते हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि एक फार्म पे किस तरीके से जो है बीज मूंगफली का बन रहा है। और बने रहिएगा, अभी भी बहुत सारा वीडियो है, छोड़िएगा मत। उसके बाद तो ये जैसा कि है, इसमें भी उत्पादकता अच्छी है जी। इसमें तेल की मात्रा जैसे कि TAG24 में 50% ऑयल कंटेंट है, बराबर। ये SDM के 10 है, में इसमें 51% ऑयल कंटेंट है, इसमें 53% ऑयल कंटेंट है। अच्छा, 53% है। हाँ, 53%। ये निकाल देने के बाद कितने दिन सुखाने के बाद आपने ट्रायल लिया था? ये तेल की मात्रा जनरली क्या है कि ये 10 दिन तक मतलब अच्छी तरह से सुखाते हैं, और पूरा सूखने के बाद फिर इसका जांच किया जाता है। मतलब ऐसे कि दाने का उतारा कितना होता है, जिसको सेलिंग परसेंटेज बोलते हैं। अच्छा। मतलब अगर 1 किलो आप अगर फली ले लेते हैं तो उसमें दाने का उतारा कितना होता है, वो पहला देखा जाता है। और उसके बाद फिर जो लेबोरेटरी है, वो लेबोरेटरी में इसका टेस्ट किया जाता है कि उसमें तेल की मात्रा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, और विटामिन की मात्रा कितनी है, ये पूरी जांच किया जाता है। और ये मैंने समर सीजन में मतलब और खरीफ सीजन, दोनों सीजन का अलग अलग ये टेस्टिंग किया है, मेरे पास रिपोर्ट है। और इसके बाद आपकी SDM के 46 है। ये SDM के 46 जो है, इसमें क्या फर्क है? थोड़ा एक जैसा ही लग रहा है मुझे। फली का आकार ज्यादा है, और दूसरा है ये है कि ये जो 3 दाने वाला जो फली है, इसमें 3 फली वाले के भी संख्या ज्यादा है, और ये लंबा भी है काफी। नहीं, इसी तरह से मतलब, और इसका जो है इसकी उत्पादकता भी 10-15% ज्यादा है। इसमें तेल की मात्रा 52% है। अच्छा। प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, और 3 देने वाले फलों की संख्या अच्छा है। तो इस तरीके से आपने जो है 5 साल में तैयार किया है। एक और यहाँ पे आपने रखा था, यहाँ पे आपने बोला था कि जंबो, जो कि इंडिया में नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये इतना बड़ा मूंगफली मैंने आज के पहले नहीं देखा था, अंगूठे से भी बड़ा है ये जंबो वैरायटी है कि ये प्रदेश में ज्यादा करके जापान, चाइना में। ये भी मार्केट में है कि केवल आपके पास रेडी हुआ है ये? नहीं, ये मार्केट में बहुत कम है। अच्छा। इसका कारण ये है कि ये जो जंबो वैरायटी है, ये फली बहुत बड़ी है, और इसकी जो पक्व काल है, पकने का जो समय है, वो इसमें कम से कम 5 महीना लगता है। हमारा देश में वातावरण की स्थिति अगर आप देखेंगे, जैसा कि खरीफ सीजन है 4 महीने का ही होता है, 4 महीने का होता है। बाद में गर्मी का सीजन है, वो भी 4 महीने का होता है, और ठंडी का जो मौसम है वो 4 महीने का होता है। और ये अगर खरीफ में हम लगाते हैं तो जब ये पकने के टाइम पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, और इसकी वजह से ये किसान भाई 5 महीना तक ये रख नहीं सकते हैं। बरोबर है। अगर ज्यादा जमीन में ज्यादा दिन तक रखना है तो उसको संभालना भी पड़ा, और किसान भाई को हमारे 2 महीने में चाहिए यहाँ पे, तभी इसका उत्पादन ज्यादा आएगा। हाँ, ये दोस्तों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पर्पज हेतु मतलब जो है कि किसान भाई को जल्दी तैयार होने वाली, कम से कम मतलब जैसे कि 110-120 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी होनी चाहिए। उसमें रोग प्रतिकार क्षमता ज्यादा होना चाहिए, उत्पादन क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, तेल की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, मार्केट में चलनी चाहिए, निर्यात भी होना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे कि फली का आकार, रूप उसका जो है अच्छा होना चाहिए, दाने भी अच्छे होने चाहिए, और उसमें तेल की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि रोग प्रतिकार क्षमता होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो झटके में खराब हो जाता है। मैंने देखा है मेरे फार्म पे खुद, बराबर ब्लाइट आता है या स्पॉट टिक्का बोलते हैं जिसको, वो भी आता है। वही मतलब वातावरण में क्या होता है, जो अगस्त और सितंबर में वातावरण में जो जीवाणु होते हैं उसमें बैक्टीरिया, टिक्का, तंबे मतलब रस्ट और तांबेरा, ये डिसीज आ जाता है। अगर ये रोग आ जाता है तो इसमें कम से कम 40-50% तक उत्पादन कम होता है। और इसी के कारण जो भी किस्म हम तैयार कर रहे हैं उसमें प्रतिकार क्षमता ज्यादा होना चाहिए। तो सर मुझे एक बताइए, आपका मैंने पूरा ब्रीडिंग का सिस्टम समझ लिया, मेरे दिमाग में आ गया, शायद दोस्तों आपके भी आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा। हम खेती के बारे में भी स्टार्ट करते हैं, कैसे लगाना है। यहाँ पे हार्वेस्टिंग भी थोड़ा बहुत हुआ है, वो भी इधर आपको घुमा के दिखाता हूँ। लेकिन सर एक चीज़ मुझे बताइए, आप कब तक इसको मार्केट में लेके आएंगे, जो आपने इतना रिसर्च किया है?
ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत जिम्मेदारी का ये सवाल है। ये इसका क्या है कि इसकी मान्यता होनी चाहिए। बराबर। पहला एक तो मतलब जब हम किस्म तैयार करते हैं, हाँ। पहला तो हम ये खुद हमारा सेटिस्फेक्शन समाधान होना चाहिए कि हमारा वैरायटी सब रूप में सब तरीके से खरी उतरी है। वैरायटी अच्छी है। तो ये पूरा तैयार होने के बाद हमारे देश में एक सिस्टम ऐसे है कि स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में इसका क्या है कि पूरा अलग अलग जगह पे इसका जांच किया जाता है, जिसका यील्ड ट्रायल किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने अपना पर्सनल लेवल में 4-5 जगह पे किया मैं यहाँ पे किया है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने 4-5 किसान के पैसे, वैसे ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐसा ट्रायल किया जाता है। और ये ट्रायल करने के बाद फिर इसकी जो भी मतलब उसका उत्पादन अगर ज़्यादा आ जाता है तो उसके लिए स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में एक कमेटी होती है, उसको वैराइटल रिलीज कमेटी बोलते हैं। वहाँ पे वो रिलीज किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। अभी ये क्या है कि हम अपने तरीके से मतलब स्वयं हम किसान के मदद से वैरायटी तैयार कर रहे हैं। अभी एक तो ये है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसकी जाँच होनी चाहिए। बराबर। उनका हमको सहयोग मिलना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर हमारी वैरायटी सही अच्छी है, हम भी चाहते हैं, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे पूरी मतलब जानकारी है कि ये वैरायटी में अच्छे कैरेक्टर्स है, उत्पादन क्षमता अच्छा है, तो इसकी यूनिवर्सिटी के द्वारा जांच होना चाहिए और फिर ये वैरायटी नेशनल लेवल में जा सकती है। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ, बताइए ना। कि मैंने ये जो TIG-24 वैरायटी बनाई थी, ये TIG-24 वैरायटी बनाने के बाद इसका सीड प्रोडक्शन का प्रॉब्लम आ जाता था। तो इसको मैंने BRC के जो मतलब मेरा जो वैरायटी ये बनाने में सहयोग रहा, ये वैरायटी आगे ले जाने। बता दीजिए। BRC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ पे ये जो वैरायटी तैयार करने में मैं एक साइंटिस्ट ऐसे अलग और भी साइंटिस्ट है, उनके सबके सहयोग से हमने जो वैरायटी बनाई। और ये आगे लेके जाने के लिए पहला तो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन होना चाहिए। अच्छा। उसमें बहुत ऐसे मतलब डिफिकल्टीज आ रही थी। तो इसके लिए क्या किया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हमें बहुत सपोर्ट मिला उस टाइम पे जो 1996-97 में। वहाँ पे उन्होंने क्या कि जो जिला में अपने डिस्ट्रिक्ट में जितना भी तालुका बीज गुणन केंद्र है, वहाँ पे ये जो TIG-24 का बीज लगाया गया था। और ये लगाने के बाद उन्होंने वो उसका अच्छी तरह से जो प्रोडक्शन आ गया उसका प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग करने के बाद जिला में सभी मतलब अलग अलग गांव में किसान भाई को ये बीज दे दिया दोनों, और उसका गर्मी के सीजन में पैदावार लिया था और वही खरीफ सीजन में किसान भाई को उन्होंने दिया। किसान भाई को भी अच्छा उत्पादन मिला, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी अच्छा उत्पादन मिला, और इसका नतीजा ये हुआ कि ये जिला के बाहर महाराष्ट्र में इसका फैलाव हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद पूरा देश में इसका फैलाव हो गया। तो ये क्या है कि आगे बढ़ने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सहयोग होना जरूरी है। सर इधर आइए, अब हम बात करते हैं जल्दी फटाक से किसानों को जो है हम समझाते हैं कि मूंगफली की खेती कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो मूंगफली को क्लाइमेट कैसा चाहिए वो बताइए। नहीं, क्लाइमेट ये तो है कि मूंगफली का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गर्मी के सीजन मतलब टेम्परेचर अच्छा होना जरूरी है। अच्छा, पूरे देश में कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको? नहीं, पूरे देश में लगाया जाता है, जितने भी जो मतलब 26 to 30 जो अलग अलग स्टेट्स है, हर जगह हो सकता है। हर जगह पे ये मूंगफली का फसल लगाई जाती है। और गर्मी में जनवरी से लेकर जून तक ये होती है, और टेम्परेचर इसको हाई चाहिए आप बोल रहे हैं। हाँ, मतलब इसमें गर्मी का वातावरण में ये इसकी मतलब पौधे की बढ़त अच्छी होती है, और बढ़त अच्छी रहेगी तो उत्पादन भी अच्छा मिलता है। कितने महीने की फसल होती है टोटल ये? अभी हम जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो किस्म जो है 4 महीने में मतलब 115 या 120 दिन में तैयार होने 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। होना चाहिए। अगर जून 15 को लगाता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होना चाहिए ऐसा। इसके बाद जो है ये जो मिट्टी है, ये सॉइल कैसी होनी चाहिए मूंगफली के लिए वो बताइए। अभी मूंगफली का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मैंने जो गर्मी के सीजन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया था। अच्छा। वो कम से कम एक ही वैरायटी का कम से कम 100 एकड़ में मैंने ये जो वैरायटी अलग अलग मट्टी में लगाया था। अच्छा। तो उसमें ये पता चला है मुझे कि जो रेडिश सॉइल है
उसमें इसका ज़्यादा उत्पादन आ जाता है। रेड सॉइल। रेड सॉइल में उसका मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा आता है। और इसके लिए क्या है कि मट्टी लूज होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा फटाफट मट्टी से। ये लूज होनी चाहिए, हार्ड मिट्टी नहीं चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड मट्टी है पौधा बढ़ेगा, हाँ, लेकिन फली उसमें ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जैसे अदरक के लिए होता है, अदरक फैलने के लिए भुरभुरा मिट्टी चाहिए। हाँ, भुरभुरा मिट्टी चाहिए। और इसमें मिट्टी लूज होने से क्या कि इसका जो जड़ है जमीन में और गहरा जाता है। जितना गहरा जाएगा उतना जो जमीन में जो, जैसे एक बंडल उठाइए तो वहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे जड़ अगर पकड़ ले तो कितना, एक वित्ता से भी कम जा रहा है यहाँ। हाँ, एक कम से कम अभी ये उनाड़ों में है, ये रेज बेड बोलते हैं ना। हाँ, गादिया वापा बेड के ऊपर आपने बनाया था ये, तो ये कम से कम 6 इंच तक है। अच्छा, ये 6 इंच पूरा गया है। हाँ, लंबा कम से कम ये मतलब 9 इंच 1 फुट तक नीचे जाता है। 1 फुट तक नीचे जाता है। हाँ, और जमीन में जो भी मूल द्रव्य है वो जड़ के जरिए मतलब वो खींच पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है पौधों को मिल जाता है। हाँ। पौधा अच्छी तरह से बढ़ जाता है। पौधा अच्छी तरह से बढ़ेगा तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा है, ये एक एग्जांपल के तौर पे 1 फीट से भी ज्यादा है यहाँ पे। ये देखिए इसकी जड़ें, तो ये बेड का खेल है सारा। बराबर, ये मतलब ये जो है गादिया वापा जो रेज बेड बोलते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो है आपने ये रुंद कितना रखा था? ये 1.25 मीटर का है, मतलब 3.5 फुट का है। 3.5 फीट चौड़ा रखा था और ये ऊंचा रखा था। ये 4 फुट का है। ओके, ये 4 फुट का इसके चौड़ाई है। हाँ। और जब हम ये गादिया वापा बनाया था तो ये गादिया वापा का ऊंचाई कम से कम 5 से 6 इंच तक रहता है। ऐसे ऊंची? हाँ, मतलब इतना ऐसा ऊंचा रहता है। तो ये बेस्ट टेक्निक है ज्यादा उत्पादन लेने का। हाँ, आपका मतलब ये जो है रेज बेड रहने से क्या होता है कि ये मिट्टी जो भुरभुरी रहती है और इसके जो जड़ है आसानी से नीचे जा जाते हैं और जमीन के अंदर में जो भी मूल द्रव्य है वो अच्छी तरह से मिल जाता है, न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। तो मुझे एक चीज और बताइए कि हमें जैसे 1 एकड़ का प्लांटेशन करना है तो किसान भाई हमारे बड़े लेवल पे ही करते हैं, 2 एकड़ 3 एकड़। तो अगर 1 एकड़ में प्लांटेशन करना है तो बीज कितना लगता है? तो ये बीज का जो है, बीज का आकार कितना है। अगर छोटा बीज है और अगर आप हाथ से लगाते हैं डिबलिंग मेथड जो बोलते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए जो छोटा वाला बीज है तो उसका 50 किलो बीज होना जरूरी है। अच्छा, 50 थोड़ा बड़ा बीज रहेगा तो 60 केजी होना चाहिए और बड़े दाने वाले हो गए तो 70-75 केजी पर एकड़। अच्छा, प्रति एकड़ बीज साइज के अनुसार डिपेंड करता है। 40-50 किलो से लेके 60-70 किलो तक ये रेंज में लगेगा बराबर। हमें। हाँ। जब हम प्लांटेशन करते हैं तो पानी छोड़ के बीज लगाना है या पहले बीज लगाना है? नहीं, ये तो पहले क्या है कि आप इसका जो जमीन की तैयारी कैसे करते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। पहला तो ये जो सीड बेड बनाने के बाद मतलब गादिया वापा बनाने के बाद उसके ऊपर आप लाइन गिरा सकते हैं। लाइन मार्किंग करना है। लाइन मार्किंग करके अगर इसका डिबलिंग अच्छी तरह से करोगे तो फायदा ये हो जाता है 2 लाइन के बीच में अंतर एक सरीका रहता है। मतलब आपका कहना है कि अंतर जो है बराबर एक जैसा रहना चाहिए। हाँ, 2 लाइन के बीच में अंतर बराबर होना चाहिए और 2 जब हम डिबलिंग करते हैं तो 2 बीज के बीच में भी कितना इंच रहना चाहिए? तो जैसे कि गर्मी के सीजन में अगर लगाते हैं तो 10 इंच से लेकर 12 इंच तक 2 लाइन में अंतर होना चाहिए। और फिर 2 बीज के बीच में साधारण पौधा की ऊंचाई कितनी है उसके ऊपर निर्भर रख के। आइए यहाँ पे मार के दिखा दे, इसको हटा दे थोड़ा सा। अच्छा, ये औजार आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आपने इसमें अंतर बराबर लगा हुआ है। हाँ। इधर ऐसे, हाँ इधर लगा सकते हैं या उल्टा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ऐसे इसको आप खींचते हैं बराबर तो लाइन हो जाता है और इस लाइन में डिबलिंग करते हैं फिर। हाँ, तो एक बेड पे कितना लाइन हो जाता है? ये इसमें 5 लाइन आ जाते हैं। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 और ये 5 में आप बराबर नाप से जो है लगाते जाते हैं। और इसमें क्या है कि 4 इंच से लेकर 6 इंच 2 बीज के बीच में अंतर रखने का है। अच्छा। और ऐसा लगाने का, अच्छी तरह से बुझाने का है। अच्छा। और फिर इसमें सिंचाई का जो प्रकार है, अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं या स्प्रिंकलर इरिगेशन कर सकते हैं। स्प्रिंकलर भी चलता है? हाँ, स्प्रिंकलर में अभी अच्छा रहेगा। हाँ। और ड्रिप में करना चाहिए। बीज के जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरह से होना जरूरी है। कम से कम आपको 98% तक जर्मिनेशन मिलना जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। इतना बीज आप लगा रहे तो अगर 90% के ऊपर आएगा तभी उत्पादन अच्छा आएगा। अच्छा। जब हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके टाइम हमें पहले क्या गोबर का खाद इस्तेमाल करना है या रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करना है, क्या डालना है? जो जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं जी, वो जो जमीन हम जब तैयार करते हैं उसी के पहले कम से कम 1 एकड़ में
2 टन तक उसका मतलब अगर कंपोस्ट अगर डाल देते हैं बढ़िया। तो इसकी मट्टी की जो फर्टिलिटी है अच्छी तरह से वो बढ़ बढ़ जाती जाएगी है। और ये हमारा जो मट्टी है हम्म, इसका परीक्षण करना जरूरी है। जी। हमारे मट्टी में नत्र का प्रमाण कितना है, पोटाश का कितना है, फास्फोरस, पोटाश, माइक्रोन्यूट्रिएंट सेकेंडरी। माइक्रोन्यूट्रिएंट का कितना मतलब प्रमाण है, उसी के हिसाब से जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार ही उसका उपयोग करना चाहिए। फालतू का खर्चा नहीं करना है। नहीं, खर्चा तो हो ही जाता है। अगर ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर दे देते हैं इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इम्बैलेंस हो जाता है, नुकसान होने का संभव रहता है। ये दोस्तों नोट कर लीजिए, क्या होता है कि हम दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार हमें क्या करता है, 10 26 26 ले लो, 24 ले लो, यूरिया ले लो, डीएपी ले लो, सारा इकट्ठा करो डाल दो। वो करना नहीं चाहिए। हमारा पहला कि हमारे जमीन में न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है वो चेक इसके करना चाहिए। परीक्षण करना करके बराबर है। वो हिसाब के जरूरत के हिसाब से। दुकानदार का काम तो बेचना है, उसकी गलती वो नहीं है। गलती ये है कि हमें सीखना है, हमें अवेयरनेस बढ़ाना है, हमारे मिट्टी में क्या है क्या नहीं है, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट हमें चेक करना है, उसमें हमें सीधा सीधा लिखा रहता है, बहुत आसान है। आप जहाँ पे भी करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, अलग अलग भाषा में लिखा रहता है, वहाँ पे एन की मात्रा, पी की मात्रा, के की मात्राएं देख के आप कर सकते हैं। बराबर है। तो हम जब इरिगेशन करेंगे तो मॉइस्चर कितना मेंटेन रहना चाहिए पूरे फसल में पानी का? ये मूंगफली के लिए पानी की मात्रा ऐसी होनी चाहिए, ज्यादा पानी होना भी अच्छा नहीं है और कम होना भी अच्छा नहीं है। ज्यादा पानी से क्या होगा? नहीं, ज्यादा पानी होने से क्या होता है कि पौधा ज्यादा बढ़ेगा, अच्छा, ऊंचा ज्यादा बढ़ेगा और पैदावार कम रहेगी। अच्छा, तो ये जो है, अगर आप ड्रिप इरिगेशन करते हैं, हाँ हाँ हाँ, आपकी जो जमीन है, ये जमीन में ये जो नमी है, ये नमी बराबर रखना जरूरी रहता है। मतलब ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, नहीं, बराबर एकदम मेंटेन कंटिन्यू रखना है 4 महीने के लिए। और दूसरा मात्रा यह है कि आपकी जमीन में पानी धारण करने की क्षमता कितनी है, अच्छा, उसके अनुसार। क्योंकि क्या होता है, कुछ मट्टी ऐसी जैसे ब्लैकिश मट्टी है, पकड़ लेगी, वो बराबर है, पानी ब्लैक कॉटन साइल, पकड़ के रखते हैं। बराबर। और जो लूज मट्टी है, मतलब जैसे कि रेडी सॉइल है, रेडी सॉइल है या हल्की ऐसी कलर जो है, तो उसमें क्या है कि पानी पकड़ के रखने की क्षमता कम होती है। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा उसमें पानी बढ़ाना जरूरी रहता है। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा किसान का ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट मायने रखता है। बराबर है। वहाँ पे उसको चाहिए, फार्म पे वो देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेंसस लगा दिए और घर में देख रहा है बस। सेंसर वही जगह का बताएगा। मैं एक आपको बताता हूँ। हाँ। जैसे मेरा मतलब मेरा सहकारी किसान किरण भाई, हाँ। ये भी क्या है कि साइंटिफिक रूप में किसानी करते हैं। जी जी जी। और हर एक किसान जब तक ये नहीं करता है तब तक नहीं उत्पादन बढ़ने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या है कि जैसा व्यापारी अपने दुकान में पूरा मतलब 8 घंटे 10 घंटे बैठ के बराबर काम करता है, साइंटिस्ट खेती में पूरा 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, वैसा किसान भाई भी उसका देखने का, काम करने का रूप अगर जैसा साइंटिस्ट के तरह रहेगा तो हमारा देश पूरा मतलब एग्रीकल्चर में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ सकता है। उतनी क्षमता है। कृषि प्रधान बोलते हैं लेकिन उतना है नहीं अभी। हाँ। उस हिसाब से। अच्छा चलिए, एक चीज और बताइए मुझे कि हमने आपकी तो वैरायटीज देख ली, लेकिन अभी आपकी वैरायटीज मार्केट में आने में टाइम लगेगी, तब तक किसान भाइयों के पास क्या क्या ऑप्शंस है लगाने के लिए अभी आने वाले खरीफ सीजन में या गर्मी के सीजन में? गर्मी के सीजन के लिए बहुत सारी वैरायटी बन गई है। अच्छा, रिकमेंडेशंस है बहुत सारे? बहुत सारे रिकमेंडेशंस है, 200 के ऊपर वैरायटी बन गई है। तो उसमें से ज्यादा गर्मी के सीजन में चलने वाली वैरायटी रहते हैं, ज्यादा वैरायटीज है। खरीफ के लिए थोड़े कम हैं। कुछ नाम खास आपको पता हो तो बता दीजिए। हाँ, ये तो मैं ऐसा बताना जरूरी है कि जैसा भैया बीआरसी में जो मेरा सहयोग रहा, उसमें से जैसे कि TAG24 है, TG37 है, TG39 है, TLG 45 है, ये सब अच्छी चलेगी। अभी TAG24 का मतलब ये है ट्रॉम्बे अकोला ग्राउंडनट। अच्छा, ऐसे ना जैसे कि मतलब बाबा परमाणु संशोधन केंद्र ये ट्रॉम्बे में है, और ये पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला, तो ये ट्रॉम्बे अकोला ग्राउंडनट है। TLG मतलब ट्रॉम्बे लातूर ग्राउंडनट। जैसा TKG मतलब ट्रॉम्बे कोंकण, वैसा TPG ट्रॉम्बे फुले ग्राउंडनट। तो ऐसे बहुत सारे महीने में मेरा सहयोग रहा वैरायटी बनाने में। बढ़िया, ये सारी वैरायटीज अभी किसान भाई बरसात में लगा सकते हैं। और भी मतलब ऐसे कि जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्हें फुले ग्राउंडनट वैरायटीज भी बनाई है। बराबर। मतलब ये वैरायटी बनाने का काम ये जो है कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ये चलते रहता है। इसके बाद सबसे अहम जो हम एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपको कि लगा देने के बाद, पानी देने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है? हम जैसे वेजिटेबल्स को क्या है कि ड्रेंचिंग देते हैं, स्प्रे देते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्या इसमें भी वही हाल है ज्यादा उत्पादन के लिए? नहीं, ज्यादा उत्पादन के लिए क्या है कि एक उसका तरीका होना चाहिए। बाद में जो मट्टी है
कभी कभी इसमें घास का प्रमाण ज़्यादा शुरुआत रहेगा में, हाँ। तो वो घास निकालना निकालना है। जरूरी है। और कम से कम लगाने के बाद हम्म। 20-25 दिन के बाद हम्म। पौधे के बाजू में मट्टी लूज करना जरूरी है। ये कम से कम 2 या 3 बार, कम से कम 2 महीने तक ये करना जरूरी रहता है। अच्छा, पहले 2 महीने खुरपा से लूज कर लेना है। हाँ, मट्टी लूज करना, और जो भी मतलब जो बाजू में घास आता है वो उसको निकालना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी है। इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा डिजीज़ क्या क्या आते हैं, गर्मी हो या बरसात हो, साल भर के हिसाब से बताइए। गर्मी में जो रोग आने का जो प्रमाण बहुत कम होता है। अच्छा, खर्चा भी कम होगा फिर। वातावरण के वजह से इसमें रोग कम आता है। लेकिन कभी कभी पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और ये आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो कोई कीटाणु आने का संभव रहता है। तो उसके लिए आप स्प्रेइंग करना जरूरी है, जैसे मतलब कीटनाशक है। क्या क्या इसमें स्प्रे चलते हैं, क्या क्या देने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा जो कीटनाशक है इसी का इस्तेमाल करना जरूरी है। अरे वो किसान भाई देखना चाहिए कि हमारा पौधे में अगर कोई कीटाणु आए हैं। अच्छा, मतलब कौन सा कीट आया है वो मॉनिटर करना है और उसके हिसाब से कीटनाशक ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि एफिड्स, हाँ बराबर, ये ज़्यादा आता है, मतलब जिसको मावा बोलते हैं, बराबर, एफिड्स वगैरह जो है। इसी तरह के जो है कैटरपिलर है, हाँ। इस तरह के जो कीटाणु आ जाते हैं तो ये देख के कीटनाशक का उपयोग करना तो चाहिए। दोस्तों, एफिड कैटरपिलर के लिए आपको तो मार्केट में बहुत सारी दवा मिल जाएगी, बस उसके ऊपर का लेबल पढ़िएगा। लेबल पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जमीन के अंदर जब मूंगफली बढ़ने लगती है तो कौन से स्टेज में वो बड़ी होने लगती है और क्या क्या ख्याल रखना है हमें? नहीं, इसका ये जो मूंगफली लगने के बाद गर्मी के सीजन में इसका जो जर्मिनेशन जो है कम से कम 8-10 दिन के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन होने के बाद या लगाने के बाद एक कम से कम 28-30 दिन के बाद फूल आना शुरू हो जाता है, और फूल आने के बाद 5-6 दिन में उसमें सुइयां निकल जाती है, जिसको गाइनाफोर बोलते हैं या उसको पेग बोलते हैं। और ये ग्राउंडनट इसीलिए बताया जाता है कि फूल ऊपर आ जाता है, जमीन के ऊपर धाली के ऊपर फूल आ जाता है, और उसमें से जो सुइयां निकलता है वो जमीन में आ जाता है, तो इसीलिए इसको मूंगफली बताया जाता है। और जब तक वो सुइया जमीन में जब तक नहीं जाता है तब तक वो उसमें फली नहीं बन सकती है, तैयार नहीं होता है, वो फली बन नहीं सकती है। अगर ऊपर के ऊपर रहेगा तो जब वो जो सोया वैसे के वैसा रहेगी। इसीलिए जो मूंगफली है उसमें फूलों की संख्या बेस में ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो वो ज़्यादा सोया जमीन में अंदर जा सकते हैं और फली ज़्यादा बन सकते हैं, उत्पादन ज़्यादा आ सकते हैं। और इसी के लिए इसीलिए फ्लावरिंग ज़्यादा होना जरूरी है। और जमीन भुरभुरी रहनी चाहिए। इसी का कारण ये है कि सोया जल्दी से जल्दी अंदर जाना चाहिए। ये बात होती है, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। राइट। और जब 2 महीना हो गया, फ्लावरिंग हमारा हो गया, और उसके बाद क्या हमें ड्रिप इरिगेशन से खाद फर्टिलाइजर देना है क्या कुछ? हाँ, वो तो वही देना चाहिए। अभी जैसे कि एक सिस्टम मतलब जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका एग्रोनॉमी ट्रायल्स हो चुके हैं, और इसमें क्या है कि एक लगाने के बाद कम से कम 25-30 दिन में आप इसका मट्टी लूज करना जरूरी है। और जब ये हमारा फसल 35-40 दिन का होता है, जिसको हम प्रोटेक्टिव स्प्रेइंग बोलते हैं, बराबर, तो वो करने के लिए आप क्या करना चाहिए, कीटाणुनाशक लेना चाहिए। बराबर। और जो रोग प्रतिकारक क्षमता, जैसे मराठी में उसको बुरशी बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, और उसमें मूल द्रव्य उसका शिफारस किया जाता है कि 19-19-19 NPK 19-19 जो वाटर सोल्यूबल खाद आता है, कीटाणुनाशक और ये फंगस और मूल द्रव्य, इसका मिश्रण करके एक कम से कम 25-30 दिन में जब फसल होते हैं तभी एक बार दे दें। ड्रिप से देना, छिड़काव देना? ड्रिप से देना। ड्रिप से भी दे सकते हैं और ऊपर से छिड़काव भी कर सकते हैं। तो मूंगफली में सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, फास्फोरस की, पोटैश की, नाइट्रोजन की? ये सभी मतलब जितने भी जो मूल द्रव्य है सभी के, जैसे मतलब नत्र के ज्यादा उपयोग होता है, फास्फोरस का होता है, पोटैश का होता है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो मात्रा बराबर होनी चाहिए। अच्छा, ये ध्यान देना है जब भी हम फर्टिगेशन ध्यान देना चाहिए। अपने मिट्टी में कितनी क्षमता है उसके अनुसार केमिकल फर्टिलाइजर का छिड़काव होना चाहिए। मतलब वेजिटेबल जैसी दिक्कत वाली फसल नहीं है ये। राइट, बराबर है, बराबर। 4 महीना बाद जब रेडी हो जाती है तो हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं वो थोड़ा बताइए हमें। नहीं, इसका हार्वेस्टिंग का अभी जो हमारा महाराष्ट्र में तो ये हाथ से उखाड़ते हैं। यहाँ कंप्लीट हो गया सारा? हाँ, ये तो सब हाथ से उखाड़ के रखा है। चलिए, तो आपने ये हाथ से उखाड़ा, बराबर है? हाँ। उखाड़ते समय ये क्यों नहीं टूटा?
नहीं, ये तो इसको जो बोलते हैं हार्ड अटैचमेंट होना चाहिए, अच्छा। तो ये पूरी की पूरी फली निकल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या है, एक दो फली नीचे रह ही जाते हैं, वो तो हाथ से बीन लेते हैं बाद तो में। वो मतलब मट्ठी का मतलब बुरबुरापना कैसा है हम्म, उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर ये हार्ड रहेगा हम्म। टूट जाएगी, लेकिन ये बुरबुरापना अच्छा रहेगा टूटेगा नहीं। तो। आपने अभी बोल रहे थे कि कुछ और एक टेक्निक है निकालने का, वो भी बताइए ना। अभी जहाँ पे मतलब कि जो मूंगफली की खेती मतलब 2 एकड़ 4 एकड़ बड़े मात्रा में जब होते हैं तो मशीन से भी निकालते हैं। अच्छा, मशीन भी है इसको निकालने की। ये मतलब ये क्या है कि मशीन से लगाते हैं, मशीन से निकालते हैं, मशीन से फली भी तोड़ते हैं सारा फली भी मशीन से मतलब इतना तोड़ते हाईटेक हैं। हो गया है। तो हाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें एक क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये बात है। तो मूंगफली लगा देने के बाद मूंगफली को 1 एकड़ में कितना खर्चा हो जाएगा और वो कितना उत्पादन ले सकते हैं, ये बताइए थोड़ा। जब हम 15 से 20 हजार रुपए तक अगर खर्चा करते हैं तो उसमें हमें 50-60 हजार तक उत्पादन मिल जाता है। अभी खर्चा की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि कीमत बढ़ रही है, उसके हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब कम से कम हमारा अभी कम से कम 20-25 हजार रुपये 1 एकड़ में खर्चा होता है। 25,000 रुपये। और फसल अगर अच्छी तरह से आ जाता है तो 60 to 70,000 रुपीज़ तक आपको पैदावार मिल सकते हैं, बट फसल अच्छी होनी चाहिए। मतलब पैसा डबल हो सकता है। हाँ, डबल से भी ज़्यादा आता है। मतलब कि आपने कहा कि 25-30 हजार लगा के 3 गुना जो है किसान पैसा कमा सकता है आसानी से जो है, आसानी से मिल लेकिन जाता उसको स्केल चाहिए बराबर है। अगर बड़ा पैसा करना है। हाँ। छोटे एरिया में स्केल नहीं होगा, या तो वो तेल निकाल के बेचे और पैसा कमा सकता है। नहीं, अभी इसमें ये भी फर्क होता है कि जैसे कि जो फ्लैट बेड सिस्टम में अगर लगाते हैं उसमें पैदावार कम आएगी तो उसमें उत्पादन जो कम रहेगा बराबर और मिलने वाला पैसा भी कम रहेगा। जी। लेकिन यही अगर आप गादी वापा में लगाते हैं थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उत्पादन में वही गुना में आपको 25 से 30 कुंटल आएगा। लिया है 30 कुंटल तक। आपको मैं बताता हूँ कि हमारे किसान भाई ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो गर्मी के सीजन में 30 क्विंटल से लेकर 32 क्विंटल तक प्रति और एकड़ अभी उत्पादन किरण जी है। कुंटल का क्या भाव है? 70 रुपए की हाँ, सर। दोस्तों 30 कुंटल। अब मुझे बताइए, अगर हम सूखा डालेंगे या सूखा वाला अगर नॉर्मल डायरेक्ट बेचेंगे, सूखा वाला का भाव क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए, और 30 कुंटल का कितना होगा वो बताइए। आपने उत्पादन 30 कुंटल बताइए, ये डायरेक्ट निकला हुआ बताया या सूखा वाला? जो भी उत्पादन बताते हैं वो सूखा वाला बताते अच्छा, हैं। सूखा वाला बात होता सूखा है। ऐसा मतलब सूखा का गला सीधा वाला नहीं। उस ऊपर की फली और दोनों का मिला के उत्पादन बताते हैं। हाँ, बराबर। अंदर का बीज का नहीं बताते। नहीं, फली का बताते हैं। फली का बताते हैं 30 कुंटल तक। ओके, बराबर। ठीक है, मेरा दिमाग में वो भी क्लियर हो गया। राइट राइट राइट। चलिए, और कोई ऐसी टिप है जो किसान भाइयों को आप मूंगफली खेती के बारे में देना चाहेंगे? वही है, तो किसान भाई ये ध्यान में रखना चाहिए, उत्पादन में वैरायटी आप कौन सी किस्म ले लेते हैं वो जितना इम्पोर्टेंस होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसी के तरह तरह आपकी जमीन कौन से प्रकार की है वो ध्यान रखना जरूरी है। और जमीन की जो मतलब खरपतवार कर जाते हैं, मतलब इसको कल्टीवेशन कर जाते हैं, वो कैसे करते हैं उसी के ऊपर रहता है। इसमें जमीन, हवा और पानी, ये क्या है कि जिसको नेचुरल है, हमारे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन इसमें नियंत्रण आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपका लगाने का तरीका कैसा है इसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैल का उपयोग करके लगाते हैं तो 2 लाइन का अंतर बराबर होने का संभव कम रहता है। 2 लाइन के बीच हाथ में से डिबलिंग ही बेस्ट रहेगा। हाथ से लगाना, डिबलिंग करना बहुत अच्छा रहता है। तो ओवरऑल जो है मूंगफली में पैसा है, उसमें पैसा भी है और उसके साथ साथ हमारा तंदुरुस्त भी अच्छा है। दोनों चीज़ है इसमें। आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा दे के जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो योगदान दिया है और आपने जितनी हमें जानकारी दी, मुझे तो अभी लग रहा है आपकी बातें सुनते जाऊं घंटों घंटे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात हम किरण सर से भी करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो इनसे भी हम बात करते हैं, आपका अनुभव कैसे रहा सर के साथ? कि मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले। अरे वाह। 6 साल से हम लोग लगे हुए हैं जी। उनके गाइडेंस के अंदर में हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। बढ़िया। तो इससे मुझ में पर्सनली बहुत एज अ फार्मर करके बहुत डेवलपमेंट हो गई, साइंटिफिक दृष्टिकोण बढ़ गया और अच्छी खेती हम लोग कर रहे हैं। ग्राउंड देखने का नजरिया बदल जाता है, बहुत सारा नजरिया बदल गया। तो अभी यहाँ पे टोटल ब्रीडिंग आप 5 साल से कर रहे हैं? बढ़िया, बहुत बहुत आपको बधाई, और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पे देख के मुझे भी बहुत मज़ा आया। दोस्तों, वाकई में आज हमने मूंगफली की फार्मिंग भी सीखी, ब्रीडिंग भी समझा, क्या देश में सिनेरियो है वो भी समझा। आगे चल के हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो लाइव फार्म पे आपको प्लांटेशन हो या हार्वेस्टिंग हो, उसका हम आगे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का प्रयास हमारा कैसे रहा वो आपको कमेंट करना ही है। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमारा वीडियो और लोगों तक शेयर होता है। अगर आप कमेंट नहीं करते तो यार मज़ा नहीं आता, फिर हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो प्लीज़
कमेंट बिल्कुल करिएगा। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। पावर है।